नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन को जन भागीदारी के साथ महिलाओं और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए एक आंदोलन बताया है। राष्ट्रीय जल जीवन कोष और जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने छोटे किसानों के सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत पर जोर दिया। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 90 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.86% हुई। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने देश भर में 55 आधार नामांकन और अद्यतन केंद्र खोले। कृतज्ञ राष्ट्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को कमजोर लोगों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच विवाद का समाधान होने तक लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह के प्रयोग पर रोक लगाई। भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया पहली पारी के आधार पर 234 रन से पीछे। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मैच में राजस्थान रॉयल्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं अतहर सईद। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन को जन भागीदारी के साथ महिलाओं और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए एक आंदोलन बताया है। श्री मोदी जल जीवन मिशन पर देश भर की ग्राम पंचायतों और जल समितियों के साथ बातचीत कर रहे थे। मुझे खुशी है कि आज के दिन देश भर के लाखों गांवों के लोग ग्राम सभाओं के रूप में जल जीवन संवाद कर रहे हैं। ऐसे अभूतपूर्व और राष्ट्रव्यापी मिशन को इसी उत्साह और ऊर्जा से सफल बनाया जा सकता है। जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है। इसका मुख्य आधार जन आंदोलन और जन भागीदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों को पानी और स्वच्छता की सुविधा के लिए 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विशेष जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। जल जीवन मिशन को अधिक सशक्त, अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आज कई और कदम भी उठाए गए हैं। जल जीवन मिशन ऐप, इस अभियान से जुड़ी सभी जानकारियां एक ही जगह पर मिल जाएगी। कितने घरों तक पानी पहुंचा, पानी की क्वालिटी कैसी है, वाटर सप्लाई स्कीम का पूरा विवरण, सब कुछ इस ऐप पर मिलेगा। गांव के लोग भी इसकी मदद से अपने यहां के पानी की शुद्धता पर बारीक नजर रख पाएंगे। प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों से स्वच्छ जल के महत्व को समझने का आग्रह किया। श्री मोदी ने राष्ट्रीय जल जीवन कोष का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2019 तक देश में केवल 3 करोड़ घरों में ही नल का पानी उपलब्ध था। श्री मोदी ने कहा कि 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद से अब तक 5 करोड़ घरों को नल से जल योजना से जोड़ा गया है। आज देश के लगभग 80 जिलों के करीब 1.25 लाख गांवों के हर घर में नल से जल पहुंच रहा है। यानी पिछले 7 दशकों में जो काम हुआ था, आज के भारत ने सिर्फ 2 साल में उससे भी ज्यादा काम करके दिखाया है। वो दिन दूर नहीं जब देश की किसी भी बहन बेटी को पानी लाने के लिए रोज रोज दूर दूर तक पैदल चलकर नहीं जाना होगा।
महाराष्ट्र के सतारा जिले की बनवाड़ी ग्राम पंचायत ने भी संवाद में भाग लिया। सरपंच प्रदीप पाटिल ने आकाशवाणी को बताया कि केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत उनके गांव में प्रत्येक घर में 24 घंटे स्वच्छ पीने का पानी मिल रहा है। मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के तिल्लोर खुर्द गांव की पानी समिति के सदस्यों ने भी प्रधानमंत्री के साथ संवाद किया। सदस्यों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि नल जल कनेक्शन से उनके जीवन में सुधार आया है। गांव तिल्लोर खुर्द की पानी समिति के सदस्यों ने बताया कि अब उनके गांव में सुरक्षित और साफ पानी उपलब्ध है। पानी समिति की सदस्य ज्योति पाटीदार ने कहा कि उनका और उनके परिवार का जीवन अब सुगम हुआ है। पानी की वजह से पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, सब काम रुक जाता था, बच्चे टाइम पे स्कूल नहीं जा पाते थे, नौकरी वाले भी टाइम पे नहीं जा सकते थे और अब सब दिक्कत मिट गई है। पानी समिति के सदस्यों ने यह भी बताया कि पानी की गुणवत्ता के नियमित परीक्षण से गांव में लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रधानमंत्री से संवाद के दौरान यारो बामडियर ग्रामीण जल स्वच्छता समिति के सदस्य लेथनथम सरोजनी देवी ने प्रधानमंत्री को बताया कि पहले बहुत दूर पानी उपलब्ध था और इसके लिए काफी देर तक लाइन में लगना पड़ता था। अब स्थिति में सुधार हुआ है और सभी घरों में पाइप से पानी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा है कि उनकी सरकार छोटे किसानों को हर तरह से सशक्त बनाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों की जिन बिंदुओं पर भी असहमति है, केंद्र सरकार पहले दिन से ही उन मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संबंध में कई बैठकें हुई हैं, लेकिन अभी तक असहमति के किसी भी बिंदु पर कोई भी सामने नहीं आया है जिसे वे बदलना चाहते हों। श्री मोदी ने कहा कि भारत जैसे बड़े देश में क्या ऐसा निर्णय लेना संभव है जो 100% लोगों को स्वीकार्य हो। उन्होंने कहा कि हालांकि अगर कोई निर्णय कम संख्या में भी लोगों को स्वीकार्य नहीं है तो वे गलत नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि लोगों की अपनी वास्तविक चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन यदि निर्णय किसी व्यापक हित में है तो इस तरह के फैसले को लागू करना सरकार की ही जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में ऐसे कई राजनीतिक दल हैं जो चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करेंगे और उन्हें अपने घोषणा पत्र में भी डालेंगे, लेकिन जब उन्हीं चुनावी वायदों को पूरा करने का समय आता है तो ऐसे लोग और उनकी पार्टियां पूरी तरह से यू टर्न ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग आज किसानों के हित में होने वाले सुधारों का विरोध कर रहे हैं, यदि उन पर नजर डाली जाए तो बौद्धिक बेईमानी और राजनीतिक धोखाधड़ी का वास्तविक अर्थ दिखाई देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वही लोग थे जिन्होंने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर ठीक वही काम करने को कहा है जो केंद्र सरकार ने किया है। ये वही लोग थे जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि वे ऐसे सुधार लागू करेंगे, लेकिन जब कोई अन्य राजनीतिक दल वही सुधार लागू कर रहा है तो उन्होंने पूरी तरह से अपनी बात पलट दी है। श्री मोदी ने कहा कि आगे बढ़ते हुए लोगों को योग्य और सशक्त बनाना उनके लिए मूलभूत प्रेरणाओं में से एक बन चुका है। उन्होंने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देश के हर युवा को अवसर मिले। प्रधानमंत्री के अनुसार अवसर केवल उस सहायता का उल्लेख नहीं करते जो लोगों को आश्रित रखती है, बल्कि वो समर्थन भी मिलता है जो उन्हें अपनी आकांक्षाओं को सम्मान के साथ पूरा करने में आत्मनिर्भर बनाता है। हरियाणा और पंजाब में कल से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। इस संबंध में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में अवर सचिव ने पंजाब के खाद्य और नागरिक आपूर्ति अपर मुख्य सचिव तथा हरियाणा के खाद्य और नागरिक आपूर्ति प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि धान की खरीद खरीफ विपणन सीजन 2021-22 के लिए निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता FAQ मानदंडों के अनुसार की जाए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अपने कामकाजी समय का एक हिस्सा कमजोर लोगों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित करना चाहिए। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA के अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता और आउटरीच अभियान का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। श्री कोविंद ने कहा कि कानूनी सेवा संस्थानों की संरचना न्यायिक वास्तुकला को सहयोग देती है और राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा अनुमंडल स्तर पर इसे स्थिरता प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि सहयोग और स्थिरता बड़ी संख्या में कमजोर वर्गों की सेवा के लिए महत्वपूर्ण है। श्री कोविंद ने कानूनी सेवा प्राधिकरणों से नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में विशेष रूप से सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का आग्रह किया। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 90 करोड़ से अधिक टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की गई है। अब तक 90 करोड़ 36 लाख 75 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं।
कल 24,000 से अधिक नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 2,73,000 से अधिक कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कि 197 दिनों में सबसे कम संख्या है। स्वस्थ होने की दर 97.86% हो गई है। कल 25,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। अब तक 3,30,68,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने देश भर के 122 शहरों में 166 स्टैंड अलोन आधार नामांकन और अद्यतन केंद्र योजना के तहत 55 आधार सेवा केंद्र खोले हैं। ये केंद्र बैंकों, डाकघरों और राज्य सरकारों द्वारा संचालित लगभग 52,000 आधार नामांकन केंद्रों के अलावा हैं। ये केंद्र सप्ताह के सभी दिन खुले रहेंगे। इन केंद्रों से अब तक दिव्यांग व्यक्तियों सहित 70 लाख से अधिक लोग इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में 4,075 करोड़ रुपए की कुल 527 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि इथेनॉल उत्पादन से देश का ईंधन बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ब्राजील की तरह भारत में भी बिजली और इथेनॉल से वाहन चलाने की जरूरत है। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने कहा कि इथेनॉल पेट्रोल से बेहतर और सस्ता हरित ईंधन है, इसीलिए देश के सभी वाहन 100% इथेनॉल पर चलाने जाने चाहिए। मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने न केवल गन्ने से बल्कि चावल, मक्का और अन्य अनाजों से भी इथेनॉल बनाने की अनुमति दी है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। निर्वाचन आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी LJP के चुनाव चिन्ह के प्रयोग पर चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच विवाद का समाधान होने तक रोक लगा दी है। आयोग ने कहा है कि दोनों धड़ों को अलग अलग चुनाव चिन्ह जारी किए जाएंगे। दोनों निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा के 2 क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए अधिसूचित किए गए चुनाव चिन्हों में से इनका चयन कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर के उपचुनाव और शमशेरगंज तथा जांगीपुर विधानसभा चुनाव की मतगणना कल होगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मतगणना के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप सभी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। उधर ओडिशा में पिपली विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए कल वोटों की गिनती होगी। ये समाचार हमारे वेबसाइट newsoneir.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन को जन भागीदारी के साथ महिलाओं और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए एक आंदोलन बताया है। राष्ट्रीय जल जीवन कोष और जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने छोटे किसानों के सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 90 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.86% हुई। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने देश भर में 55 आधार नामांकन और अद्यतन केंद्र खोले। कृतज्ञ राष्ट्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को कमजोर लोगों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच विवाद का समाधान होने तक लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह के प्रयोग पर रोक लगाई। भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया पहली पारी के आधार पर 234 रन से पीछे। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मैच में राजस्थान रॉयल्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 152वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बापू की समाधि राजघाट पर सुबह और शाम को गांधी स्मृति में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी स्मृति स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले सुबह श्री मोदी ने राजघाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महात्मा गांधी की जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पूरा विश्व महात्मा गांधी का विशेष रूप से उनके अहिंसा आंदोलन के लिए स्मरण करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि गांधी जी ने स्वराज प्राप्ति, अस्पृश्यता और अन्य सामाजिक बुराइयों का अंत करने, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार और महिला सशक्तिकरण के लिए अथक प्रयास किए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि महात्मा गांधी ने पूरे विश्व को अन्याय के खिलाफ संघर्ष का एक नया रास्ता दिखाया। ये रास्ता था सत्य और अहिंसा का, जिसका पूरी मानव जाति पर अमिट प्रभाव पड़ा। श्री नायडू ने कहा कि उनके जीवन और दर्शन से सतत विकास, आत्मनिर्भरता, वंचितों के सशक्तिकरण और ग्राम स्वराज्य की प्रेरणा मिलती है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत नई दिल्ली में आकाशवाणी परिसर का दौरा किया। उन्होंने परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री मुरुगन ने प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी और आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी के साथ आकाशवाणी प्रांगण में आयोजित स्वच्छता अभियान में भाग लिया। डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि स्वच्छता अभियान अब एक जन आंदोलन बन गया है। Within 5 years, the whole country converted free ODF free nation, and toilets are constructed throughout the government schools and all village levels. So it's a very big achievement of our government under leadership of Shri Prime Minister Narendra Modi ji. Now we started Swachhata Abhiyan 2. Today on token we did Swachhata work, myself and our CEO, DG, and you are all participated. So the whole year we have to maintain. आज ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 117वीं जयंती है। प्रधानमंत्री ने शास्त्री जी की समाधि स्थल विजय घाट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आवासन और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में सफाई मित्रों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को सम्मानित किया। श्री पुरी ने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता को सर्वाधिक महत्व दिया और वर्ष 1916 में नागरिकों से व्यक्तिगत स्वच्छता और आसपास की सफाई करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता के विचारों को ठोस आकार दिया और 7 वर्ष पहले स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। ये अभियान बहुत सफल हुआ। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश भर में स्वच्छता अभियान को और अधिक सफल तथा जीवंत बनाने में प्रत्येक नागरिक को अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। हमीरपुर में श्री ठाकुर ने लोगों से प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए एक जिम्मेदार समाज का संकल्प लेने की अपील की। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हमीरपुर जिले के सुजानपुर में चिकित्सा जांच, रक्तदान शिविर और स्वच्छता अभियान का उद्घाटन किया। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर उन्होंने लोगों से स्वच्छता का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि यही सही समय है जब हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय ने स्वयं सेवकों की मदद से देश भर से 75 लाख किलो प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एनएसएस स्वयं सेवकों के साथ सुजानपुर से क्लीन इंडिया अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने एनएसएस के स्वयं सेवकों से हर गांव से प्रतिदिन 20 किलो कचरा बाहर निकालने का आग्रह किया ताकि स्वच्छ भारत अभियान का सपना साकार हो सके। इससे पहले उन्होंने एक रक्तदान कार्यक्रम में भाग लिया और सुजानपुर टीरा के सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया और कहा कि समाज और राष्ट्र के प्रति उनका योगदान बेहद सराहनीय है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। गृहमंत्री अमित शाह ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड सुदर्शन भारत परिक्रमा की अखिल भारतीय कार रैली को रवाना किया। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं में गुमनाम शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की भावना और बलिदान को पुनर्जीवित करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है।
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। अहिंसा के दूत और सत्य के पुजारी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था। उन्होंने 1 वर्ष बॉम्बे विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में और बार ऑफ इंग्लैंड में दाखिला लिया। इसके बाद वो बम्बई लौट आए और वहाँ 1 साल तक वकालत की। बाद में नटाल में एक भारतीय फर्म में काम करने के लिए वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का सामना नस्लवाद से हुआ। ट्रेन में उनके पास प्रथम श्रेणी का वैध टिकट होते हुए भी उन्हें वहां से निकालकर तीसरी श्रेणी के डिब्बे में धकेल दिया गया। बाद में एक यूरोपीय यात्री को जगह देने के लिए फुटबोर्ड पर यात्रा करने से इनकार करने पर स्टेज कोच ड्राइवर ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। 1906 में गांधी जी ने पहली बार ट्रांसवाल सरकार के पंजीकरण अधिनियम के खिलाफ एक अहिंसक प्रतिरोध का आयोजन किया। उन्हें अपने हजारों समर्थकों के साथ कई मौकों पर जेल भी भेजा गया। भारत वापस आकर गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय हो गए। सच्चाई का लेकर शस्त्र और अहिंसा का ले अस्त्र। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलनों में भाषण दिए और प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए। 1918 में गांधी जी ने विनाशकारी अकाल के दौरान अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कर को बढ़ाने का विरोध किया। नागरिक प्रतिरोध के आयोजन के लिए उन्हें बिहार के चंपारण में गिरफ्तार किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में गांधी जी ने ब्रिटिश अधिकारियों के साथ स्वतंत्रता और असहयोग के लिए अभियान स्वराज शुरू किया। उन्होंने भारतीयों से ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करने तथा अपने स्वयं के बुने कपड़े और सामान का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। 31 दिसंबर 1929 को नए साल की पूर्व संध्या पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता का झंडा फहराया। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा जारी की। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा की। उन्होंने समुद्र किनारे नमक बनाने के लिए अहमदाबाद के आश्रम से दांडी गांव तक 400 किलोमीटर की यात्रा में हजारों भारतीयों का नेतृत्व किया। 23 दिन तक यात्रा के दौरान हर निवासी ने 2 मील लंबे इस जुलूस को देखा। अभियान की सफलता से परेशान ब्रिटिश सरकार ने प्रतिक्रिया स्वरूप बिना कर दिए नमक बनाने या बेचने के लिए 60,000 से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया। अंग्रेजों ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाईं और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी। 4 मई 1930 की रात को गांधी जी को सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार लॉर्ड इरविन के प्रतिनिधित्व वाली ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1931 में सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए। गांधी जी ने पिछड़ी जातियों के लोगों के जीवन में सुधार के लिए अभियान चलाया। उनके लिए अन्य जातियों के समान वोट देने के अधिकार सहित समान अधिकारों को बढ़ावा दिया। गांधी जी के भारत छोड़ो अभियान के कारण बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। उन्हें बॉम्बे में गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल तक कैद में रखा गया। इसी दौरान उनकी पत्नी कस्तूरबा का निधन हो गया और उनके सचिव महादेव देसाई भी नहीं रहे।
एक आवश्यक सर्जरी के कारण गांधी जी को मई 1944 में रिहा कर दिया गया। उनके इस अभियान में 1 लाख से अधिक राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया। आखिरकार 1947 में भारत को आजादी मिली, लेकिन देश को विभाजन का दंश भी झेलना पड़ा। विभाजन के बाद हुई झड़पों से गांधी जी आहत थे। 30 जनवरी 1948 को एक प्रार्थना सभा के लिए जाते समय गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। आज भारत के एक और महान व्यक्तित्व लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को अपने नाना के घर हुआ था। जनवरी 1921 में जब शास्त्री जी 10वीं कक्षा में थे, तब उन्होंने बनारस में गांधी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा आयोजित एक जनसभा में भाग लिया। छात्रों से सरकारी स्कूल छोड़ने और असहयोग आंदोलन में शामिल होने के गांधी जी के आह्वान से प्रेरित होकर शास्त्री जी ने अगले ही दिन स्कूल जाना बंद कर दिया। शास्त्री जी ने धरना और प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो नाबालिग थे। राष्ट्रवादी संस्थान काशी विद्यापीठ के शुरुआती छात्रों में से एक शास्त्री जी ने 1925 में दर्शन और नैतिकता में प्रथम श्रेणी की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है महात्मा गांधी के आह्वान पर शास्त्री जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बने। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वे कई बार जेल गए। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। गांधी जी का नारा करो या मरो था, तो शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उनका दर्शन अध्यात्म में निहित था। उन्होंने जो कहा उसका स्वयं पालन भी किया। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के साथ दिन रात के टेस्ट मैच में क्वींसलैंड के ओवल में तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 4 विकेट पर 143 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया अब तक भारत से 234 रन पीछे है। आज भारत ने पहली पारी 8 विकेट पर 377 रन पर घोषित की। आईपीएल क्रिकेट में अबू धाबी में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स के साथ ताजा समाचार मिलने तक 9 ओवर में 2 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर शारजाह में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया है। दिल्ली कैपिटल्स ने 130 रन का लक्ष्य 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने महिला स्कीट टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं पुरुष टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। पेरू की राजधानी लीमा में अरीबा में खान, रायजा ढिलन और गनीमत शेखों की महिला टीम ने इटली को 6-0 से हराया। राजवीर गिल, आयुष रुद्र राजू और अभय सिंह शेखों की पुरुष टीम ने तुर्की की टीम को 6-0 से मात दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन को जन भागीदारी के साथ महिलाओं और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए एक आंदोलन बताया है। राष्ट्रीय जल जीवन कोष और जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने छोटे किसानों के सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत पर जोर दिया। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 90 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.86% हुई। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने देश भर में 55 आधार नामांकन और अद्यतन केंद्र खोले। कृतज्ञ राष्ट्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को कमजोर लोगों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच विवाद का समाधान होने तक लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह के प्रयोग पर रोक लगाई। भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया पहली पारी के आधार पर 234 रन से पीछे। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मैच में राजस्थान रॉयल्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।